morning all of you. Welcome back your business study class. So student, as you know our topic is going on financial management. तो अब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने क्या क्या पढ़ लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है, क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, उससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कौन कौन से डिसीजन लेते हैं। तो 3 टाइप्स के हमारे डिसीजन थे। पहला डिसीजन था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा था हमारा फाइनेंशियल डिसीजन एंड थर्ड वन इज़ द डिविडेंड डिसीजन। और yesterday I taught you about फाइनेंशियल प्लानिंग की व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की हमें नीड क्या है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेटा देखो, बिजनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि उसको कितने उसके डेप्ट होंगे और कितनी उसकी कैपिटल होगी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? सिंपली कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी यूज फॉर द फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो ऑपरेशन ऑफ बिजनेस के किसी भी एक्टिविटीज के लिए, ऑपरेशंस के लिए हमें कितना डेप्ट रखना है, कितनी इक्विटी, उनका प्रपोर्शंस क्या होना चाहिए, ये प्रपोर्शन ही हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। कितना हमारा डेप्ट है, कितना इक्विटी है। तो डेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा ऑलमोस्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्ट। जब मैंने आपको फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ाया था तो उसमें क्लियर किया था कि फाइनेंशियल डिसीजन में डेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और इक्विटी की क्या है। तो डेप्ट क्या होते हैं बेटा? जो लोन हम मार्केट से लेते हैं, जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, मार्केट से कलेक्ट करते हैं। और ये एक तरीका क्या होता है, बोरोड फंड होता है, हमने बाहर से लिया है, पब्लिक से लिया है। तो जो चीज हम पब्लिक से लेंगे तो वो क्या होगी, वो रिस्की होगी या नहीं होगी। मैंने अपने घर से का पैसा घर में ही लगा दिया तो मेरे लिए रिस्की है? नहीं है। बट अगर मैंने पैसा बाजार से उठाया, पैसा बाजार से लिया है, तो वो पैसा मेरे लिए रिस्की होगा। क्यों? क्योंकि उस पैसे पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट के साथ साथ मेन ऑब्लिगेशन क्या होगी कि एक लिमिटेड पीरियड के बाद मुझे उसका पेमेंट करना है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमें कितना प्रपोर्शन, कितना मुझे डेप्ट की जरूरत है, कितनी मुझे इक्विटी की जरूरत है। तो इक्विटी क्या होती है? इक्विटी है शेयर होल्डर्स की कैपिटल। उसको कितनी कैपिटल लगानी है, कितने शेयर इश्यू करने हैं मार्केट में कि उसकी कैपिटल एज इट इज रहे। तो ये दोनों का प्रपोर्शन मेरे पास कितना होना चाहिए। दिस इज द मेन थिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये कैसे पता चलेगा कि मुझे डेप्ट यूज करने चाहिए या इक्विटी यूज करनी चाहिए? तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि दोनों में से हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा हो सकता है। डेप्ट हो सकता है या इक्विटी हो सकती है। तो डेप्ट दोनों ही रिस्की हैं, दोनों की ही कॉस्ट भी है, रिस्की भी है। अब हम ये देखेंगे कि दोनों में से ज्यादा रिस्की कौन सा है और कॉस्टली ज्यादा कौन सा है। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो शेयर्स जो होते हैं वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं कंपैरेटिवली डिबेंचर्स के। क्यों कॉस्टली होते हैं? क्योंकि शेयर्स को इशू करते वक्त कंपनी को बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, बहुत सारी फ्लोटेशन कॉस्ट उसकी चली जाती है, जिसके कारण जो शेयर्स के प्राइस होते हैं, जो शेयर्स के एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसके कंपैरेटिवली जो हमारे डिबेंचर होता है उसके पर हमें बहुत कम खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, डेप्ट एंड इक्विटी। अब दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है debt is risky because payment of regular interest on debt is a legal obligation. Debt is risky. Debt जो है हमारा रिस्की है। क्यों है? क्योंकि उसमें पेमेंट करना है रेगुलर इंटरेस्ट का। मुझे हर मंथ में कितना, एक रेगुलर या ईयर में एक रेगुलर इंटरेस्ट पे करना है कि जितना भी डेप्ट लिया है मैंने उस पर मुझे इंटरेस्ट देना जरूरी है। एंड डेप्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये कानूनी रूप से जरूरी है कि मुझे उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है और उसका पेमेंट भी करना है। ठीक है, अब अगर हम इक्विटी की बात करें उसके कंपैरिजन में,
तो इक्विटी शेयर, इक्विटी सिक्योरिटीज आर सेफ सिक्योरिटीज from company point of view, has no obligation to pay dividend on equity shareholder. कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ही देना है। मैं इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं भी दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ इट इज रनिंग इन लॉस, ठीक है, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उस पर डिविडेंड पे करूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही दोनों में चीज़ों में देखना है कि विच थिंग इज सुटेबल फॉर अ कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर, डेब्ट अच्छे हैं या इक्विटी अच्छी है, और दोनों अच्छे हैं तो किस तरीके से अच्छे हैं। तो अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बिजनेस इफेक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। अब देखिए फाइनेंशियल रिस्क की बात कैसे हो जाती है। अगर मुझे मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, सुन लीजिए ध्यान से, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कंटिन्यूसली, तो उस कंडीशन में कंपनी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है मार्केट से मतलब डेब्ट लेना और डेब्ट पे इंटरेस्ट पे करना। अगर कंपनी प्रॉफिट की कंडीशन में है तो उसके लिए बहुत इजी है कि वो इजीली डेब्ट ले भी सकती है, इंटरेस्ट भी पे कर सकती है और उसके साथ कोई उसे रिस्क भी नहीं है। लेकिन अगर कंपनी की कंडीशन बहुत स्मूथली नहीं चल रही है, वो स्मूथली रन नहीं कर रही है, तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल क्या होगा कि वो अपनी इक्विटी को इंक्रीज करे, डेब्ट को इंक्रीज नहीं करे। अब हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल लीवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इक्विटी की ट्रेडिंग करनी है हमें, तो कैसे करनी है। फाइनेंशियल लीवरेज टू प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन ओवरऑल कैपिटल। अब हमें यहाँ पे बात करनी है कि पूरी कैपिटल में हमारे पास कितने के डेब्ट रहने चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है, अब देखो फाइनेंशियल लीवरेज में हमारे लिए क्या जरूरी है। फाइनेंशियल लीवरेज में हमारे लिए जरूरी ये है कि जो मैंने डेब्ट लिए हैं उन डेब्ट को से वो हमारे लिए रिस्की हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी जिन क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता चलेगा कि अगर कंपनी प्रॉफिट गेट कर रही है, अगर कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका लोन जो है वो आपके लिए रिस्की नहीं है। क्योंकि अगर मेरी ROI सही हो रही है, मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट, जो मैं इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए इसे, जो इंटरेस्ट रेट मैं डिवेंचर्स पे दे रही हूँ, अगर वो इंटरेस्ट रेट मेरा कम है, किसके कंपैरेटिवली, ROI के कंपैरेटिवली, तो मेरे लिए लोन लेना रिस्की नहीं है। अब देखो कैसे पता चलेगा। मान लीजिए मैंने 50,000 के मैंने लोन लिए, ठीक है। इस 50,000 के लोन पर मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ 10%, ठीक, और कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आ रहा है मेरा 14%। मतलब अगर लोन लेने के बावजूद भी कंपनी का ROI कितना आ रहा है, 14%, और विदाउट लोन, जब मैं लोन नहीं ले रही तो कंपनी का ROI कितना आ रहा है, कंपनी का ROI आ रहा है 10%। तो क्या ये बेनिफिशियल है, नहीं है बेनिफिशियल, क्योंकि ROI हमारा कम हो जा रहा है और हमें क्या चाहिए, ROI हमें ज्यादा चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। तो कल मैं आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर कराऊंगी, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कराऊंगी कि किस तरीके से ROI और EPS, अर्निंग पर शेयर, लोन लेने के बाद भी अर्निंग पर शेयर जो है वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं और ROI भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो वो कौन सी कंडीशंस है जहां पे लोन लेना कंपनी के लिए सुटेबल है, और वो कौन सी कंडीशन है कि जहां पे इक्विटी जो है वो कंपनी के लिए प्रेफर करती है। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो डेब्ट है वो रिस्की है कंपैरेटिवली इक्विटी के, बट इक्विटी क्या है, ये एक्सपेंसिव है, बट इसके साथ कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे डिविडेंड देना ही देना है। बट ये एक्सपेंसिव तो नहीं है, एक्सपेंसिव बहुत नहीं है, बट इनके साथ लीगल ऑब्लिगेशन है कि मुझे इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप you have cleared this topic. Tomorrow I will clear you some numerical question through this debt and equity. Thank you and have a nice day.